हेलो सभी छात्र और छात्राओं, आइए पढ़ते हैं नागरिक शास्त्र की किताब से अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। अब इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमने पिछले पाठ में क्या पढ़ा था और इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हैं। तो देखो, यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई गई है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सभी भिन्न भिन्न तरह के हैं, अलग अलग तरह के हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई व्हील चेयर पे बैठा है, कोई कैसे खड़ा है, किसी के बाल लंबे हैं, किसी के बाल छोटे हैं, तो किसी के रहन सहन में फ़र्क है। तो इसी तरह से हमने देखा है कि सभी लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। रहन सहन का भेदभाव होता है, रहन सहन का फ़र्क होता है, खाने पीने का फ़र्क होता है। अब हम इन सब बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 को, विविधता एवं भेदभाव। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। तो देखो, अगर आप भारत में देखोगे, अगर आप कहीं किसी अलग जगह पर जाते हो तो वहाँ पे देखोगे अलग भाषा बोली जाती है, अलग तरह का रहन सहन होता है। कई बार आपने टेलीविज़न में भी देखा होगा जहाँ पर हमें बहुत सारी भाषाओं के बारे में ज्ञान मिलता है, बहुत सारे रहन सहन के बारे में ज्ञान मिलता है, जिससे कि हमें पता चलता है भारत बहुत सारी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। अब अभी तक आपने हिंदी भाषा सुनी होगी, अंग्रेजी भाषा सुनी होगी या फिर 1-2 भाषा और सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर जानकर देखो सभी को आश्चर्य हो रहा होगा कि पूरे संसार में जो है 8 धर्म हैं और उन 8 धर्म को मानने वाले यानी कि उनके अनुयायी जो हैं वो भारत में रहते हैं। इसके अलावा 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो कि लोगों की मातृभाषाएं हैं। अब हमने अभी तक नृत्य देखा भी है, नृत्य सुना भी है, लेकिन हमें नृत्य के प्रकार नहीं पता थे। अब यहाँ पर देखो, हमें ये भी पता चल रहा है कि नृत्य जो है वो भी 100 से भी ज़्यादा तरह के हैं यहाँ पर। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वह बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वह हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। तो देखो, ये आपने भी महसूस किया होगा कि जो लोग आपकी तरह हैं, जिनका रहन सहन, खाना पीने का तरीका, बोलने चालने का तरीका आपकी तरह होता है, आप उनके साथ अच्छा महसूस करते हैं, उनके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जिन लोगों की प्रवृत्ति या प्रकृति आपसे भिन्न होती है तो आप लोग उनके साथ बात करना या बैठना पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों को हम एक अपरिचित की तरह मानते हैं। तो यहाँ पर उसी बारे में बात की गई है। और जो लोग हमें अपरिचित लगते हैं या अपने आप से भिन्न लगते हैं, हम उनके बारे में जो है एक अलग ही तरह की राय बनाने लग जाते हैं।
इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकर रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। अब देखो, जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं, वो भी बिना उसको जाने या पहचाने, उससे बिना बात करे, तो उस राय को यहाँ पर बताया गया है कि वह पूर्वाग्रह होता है। और ये जो पूर्वाग्रह होते हैं वो अधिकतर जो है नकारात्मक होते हैं, यानी कि किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ग्रामीण के लोगों के बारे में पूर्वाग्रह होता है कि वह अज्ञानी होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। और इसी तरह शहर में रहने वाले लोगों को आलसी सोचा जाता है और यह सोचा जाता है कि वह सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है कि एक कार्य को करने के कई तरीके होते हैं, यह आप सभी लोग जानते हो। लेकिन क्या होता है कि जब हम सोचने लगते हैं कि हमने जो काम करा है, हमारे काम करने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा है और सबसे सही है, तो हम दूसरे के कार्य करने के तरीके की क्या करते हैं, हम उसकी अवहेलना करते हैं, हम उसकी इज्जत नहीं कर पाते हैं और दूसरे के काम को हम पसंद भी नहीं करते हैं। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे भाषा का भी उदाहरण दिया है कि यदि कुछ लोग मानने लग जाएं कि अंग्रेजी भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो जो बाकी की भाषाएं हैं उनको महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाएगा और जो लोग बाकी की भाषाएं बोलेंगे उनको भी शायद इज्जत नहीं मिल पाएगी। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वह आते हैं, जिस तरह से वह बोलते हैं, जैसे कपड़े वह पहनते हैं इत्यादि। अब देखो, इन्होंने कहा है कि पूर्वाग्रही जो है वो किसी एक विषय के बारे में नहीं हो सकता, वो बहुत सारे विषयों के बारे में हो सकता है। वो जाति, धर्म, पहनावा, खान पान, चमड़ी, रंग या फिर जिस क्षेत्र से वो आते हैं या फिर जिस तरीके से वो बोलते हैं, किसी भी विषय के बारे में यह पूर्वाग्रह हो सकते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। तो देखो, जो हमारे पूर्वाग्रह होते हैं, यानी कि हम जब किसी के बारे में अपने आप ही कोई राय बना लेते हैं, वो इतने पक्के हो जाते हैं कि हम किसी से दोस्ती नहीं कर पाते हैं। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपकी कक्षा में अगर कोई नया बच्चा आया है, कोई छात्र आया है, आप उसे जानते नहीं हैं, उसका पहनावा या रहन सहन आपसे अलग है, आप उसके बारे में अपनी एक अलग तरह की राय बना लेते हो, जो राय नकारात्मक होती है। अब उस नकारात्मक राय की वजह से क्या होता है, आप उस बच्चे से सही से बात नहीं कर पाते हो, दोस्ती भी नहीं कर पाते हो। तो इसलिए हमें इस तरह के जो पूर्वाग्रह हैं या फिर किसी के लिए बिना जाने या पहचाने हमें कोई अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, हमें एक यहाँ पर बताया गया है पूर्वाग्रह के बारे में, तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें कथन दिए गए हैं ग्रामीण लोगों के लिए भी और शहरी लोगों के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कथन आपको सही लगते हैं उन पर आपको सही का निशान लगाना है और जो गलत लगते हैं, यानी कि जो आपको पूर्वाग्रह लगते हैं, उन पर आपका गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमें कहा है कि ग्रामीण लोग आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं।
तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि यह एक पूर्वाग्रह नहीं है। ये जो है एक सरकारी आंकड़े द्वारा निश्चित हुआ है कि भारत के आधे से ज़्यादा लोग जो है वो गांव में रहते हैं। इसके बाद दूसरा कथन है, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। तो इसके आगे भी हम सही का निशान लगाएंगे और यह भी पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो लोग गांव में रह रहे हैं वो लोग जो हैं वो अपने तौर तरीकों को ही अपने काम में लाना पसंद करते हैं। वो किसी तरह के आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। इसके बाद है नंबर 3, फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। तो यह भी जो है सही है और यह पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो किसान लोग होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इस मेहनत के लिए जो है उन्हें खेतों में 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। फिर है चौथा कथन, ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे, क्योंकि यह एक पूर्वाग्रह है। हमने देखा है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो शहरों की तरफ जाते हैं काम की तलाश में, लेकिन वो इसके लिए बाध्य नहीं होते। अगर उनके पास अपने खेतों में काम होता है, उनके पास पर्याप्त काम होता है जिससे कि वो अपने सारे साधनों के लिए धन अर्जित कर सके, तो वो है बाध्य नहीं होते शहर की तरफ जाने के लिए। हाँ, अगर उनके पास काम नहीं है तो ही उनको शहर की तरफ स्थानांतरण करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ग्रामीण लोगों के लिए कथन दिए गए हैं उसमें से 3 कथन जो हैं वो पूर्वाग्रह नहीं हैं, वो सारे तीनों सही हैं, और जो आखिरी का यानी कि चौथा कथन है वो एक पूर्वाग्रह है। अब हम शहरी लोगों के लिए जो कथन दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कथन है, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। तो यह कथन गलत है। इसका मतलब हुआ कि यह एक पूर्वाग्रह है। आपने भी देखा ही होगा कि जो शहरी जीवन होता है वो आसान नहीं होता। यहाँ पर रहने के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो है लोगों को कीमत अदा करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। अब आगे है नंबर 2 कथन, शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि यह एक पूर्वाग्रह नहीं है। और यह पूर्वाग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि शहर के लोगों को एक निश्चित अवधि के दौरान तथा निश्चित समय तक काम करना होता है। वह अपने काम करने की अवधि तथा समय अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बदल सकते तथा उन्हें काम करने के लिए भी अपने घर से बहुत दूर जाना होता है, जिस वजह से वह अपने परिवार के लोगों के साथ कम समय बिता पाते हैं। फिर नंबर 3 कथन है, शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। तो यह सही है और यह एक तरह का पूर्वाग्रह नहीं है, बल्कि शहर के लोगों की कार्य की प्रकृति से संबंधित है, क्योंकि शहर के लोग अपने काम करने का समय तथा अवधि स्वयं निश्चित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके पास समाज सेवा इत्यादि के लिए समय नहीं होता है और इसी वजह से जो है वो पैसों की ज़्यादा चिंता करते हैं और लोगों की कम। इसके अलावा यह भी है कि अगर वह पैसे की चिंता नहीं करेंगे तो वो अपने जीवन के जो भी साधन हैं उनको नहीं जुटा पाएंगे और इन सभी जीवन के जो भी साधन होते हैं उनकी सुविधा के लिए, उसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। फिर चौथा कथन है, शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो यह कथन सही है, यह पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि शहर में कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों के पास अपना घर नहीं होता है, उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ता है जिसका किराया बहुत अधिक होता है। इसी तरह लोगों को अपने अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए भी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिस कारण यात्रा करने में भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि
कि ग्रामीण लोगों के लिए भी कुछ कथन दिए हैं और कुछ शहरी लोगों के लिए भी दिए हैं, जिसमें कि कुछ तो पूर्वाग्रह हैं और कुछ कथन जो हैं वो सही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल में एक और सवाल दिया है। अब अभी तो देखो यहाँ पर हमें कुछ पूर्वाग्रह के लिए बताया गया, कुछ कथन बताए गए। अब आगे जो है आपसे पूछा गया है कि क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी यह पूर्वाग्रह हैं? तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके दिमाग में किसी भी व्यक्ति को लेकर कोई पूर्वाग्रह है या फिर नहीं है। यदि है तो आपको देखना है कि किसी अन्य व्यक्ति के दिमाग में भी यह पूर्वाग्रह है। लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? अब आपको ये देखना है कि ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं। जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए और यह पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, आपको ये भी देखना है। तो आप इतना तो जान ही चुके हैं कि पूर्वाग्रह कब होते हैं, जब भी कोई हमारे सामने व्यक्ति जो है वो हमसे भिन्न होता है, जिसका रहन सहन या खान पान या किसी वो अन्य क्षेत्र से होता है, तभी हम उसके बारे में अलग कोई पूर्वाग्रह बना लेते हैं या फिर कोई राय बना लेते हैं। तो आपको उन पूर्वाग्रहों की यहाँ पर एक सूची बनानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव। तो ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि लड़के और लड़की में जो है बहुत तरह से भेदभाव किया जाता है। उनके रहन सहन में भेदभाव किया जाता है, उनके पहनावे में भी भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि उनको जिस तरीके से पाला जाता है, उनको जो खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, उनमें भी बहुत तरह का भेदभाव होता है। तो अब हम पढ़ते हैं इस बारे में। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। तो देखो यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो है कुछ कथनों की तालिका दी है, सूची दी गई है। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो लड़के के लिए है और कौन सा कथन लड़की के लिए है। तो सबसे पहले लिखा गया है, वह बहुत ही सुशील है, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वह शरारती है, वह नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, वह रोते नहीं, वह उद्यमी है, वह खेल में निपुण है, वह खाना पकाने में निपुण है, वह भावुक है। तो देखो ये सूची को पढ़ के वैसे आपको खुद ही पता चल गया होगा कि कौन सा कथन लड़के के लिए है और कौन सा लड़की के लिए है, लेकिन मैं अब आपको यहाँ पे इसका उत्तर बताती हूँ। तो लड़कों की सूची में जो कथन आएंगे वो है नंबर 1, वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। आपने भी देखा होगा कि लड़कों के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है इस तरह का कथन कि वह कितना ताकतवर है, उसमें कितनी ताकत है, उसमें कितना बल है, तो इसलिए वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। नंबर 2, वह शरारती है। नंबर 3, वह रोते नहीं हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई लड़का रोता है तो सबसे पहले उसके जो घर वाले होते हैं उसको यही कहकर समझाते हैं कि नहीं, लड़कों को नहीं रोना चाहिए, लड़के नहीं रोते हैं। तो यह भी लड़कों की सूची में आएगा। फिर नंबर 4, वह उद्यमी है। नंबर 5, वह खेल में निपुण है। अब हम लड़की की सूची बनाते हैं जिसमें हम नंबर 1 लिखेंगे, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। नंबर 2, वह बहुत ही सुशील है। नंबर 3, वह नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है। नंबर 4, वह खाना पकाने में निपुण है। नंबर 5, वह भावुक है। अब यहाँ पर हमने लड़का और लड़की दोनों की सूची तैयार कर ली है। अब इसके बाद हमें कहा था कि अपने उत्तर के कारणों पर भी हमें चर्चा करनी है। तो लड़के या लड़की का यह व्यवहार जन्म से नहीं होता है, बल्कि हमारे लगातार समाज में यह सुनते रहने से होता है कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, और समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि में देखना
चाहते हैं। तो देखो आपने भी जब आपके सामने जब कोई लड़का या लड़की है उसके लिए किस तरह से बात की जाती है, आप भी उन्हीं को जो है अपना लेते हो और हम सोचते हैं कि इसी तरह का व्यवहार लड़के या लड़की का होता है जन्म से। लेकिन यह व्यवहार जो है वो जन्म से नहीं होता, वो हम अपने आसपास, अपने समाज, अपने घर में देखकर इस तरह के व्यवहार को अपनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कुछ चित्र दिए गए हैं और जिसमें लिखा है, पहले चित्र में हमने देखा है कि एक लड़का है जो कि विकलांग है और वो डंडियों के सहारे चल रहा है। तो यहाँ पर लिखा है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। इसके बाद कहा है, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। अब यहाँ पे देखो ये जो लड़की है ये व्हील चेयर पर बैठी हुई है। यह कहती है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आँखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। आपने भी देखा होगा कि कई बार जब हमारे सामने से कोई व्हील चेयर में जाता है तो कुछ लोग उन लोगों को जो है घूरने लगते हैं, बहुत अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तो उस पर यह लड़की कहती है कि जब इसको कोई घूरती नज़रों से देखता है उसके व्हील चेयर पर बैठने के कारण, तो उसको बहुत शर्म आती है। इसके बाद तीसरा चित्र है। यहाँ पर जो है ये बच्चा व्हील चेयर पर बैठा है और कुछ बना रहा है, कुछ पेंटिंग कर रहा है। इसके लिए लिखा है, क्या उसका दिमाग सही है। तो इसने यहाँ पे कहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। अब आगे यहाँ पे कहा है, ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। तो देखो आपने भी सुना होगा पहले कभी या देखा होगा कि जो भी किसी अपने अंग से निपुण होते हैं या किसी तरह से पूर्ण नहीं होते अपने शरीर में, तो उनको पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह है खास ज़रूरतों वाले बच्चे। लेकिन अब इस विकलांग शब्द को हटा दिया गया है। अब उन बच्चों या उन व्यक्तियों के लिए जो है यह शब्द उपयोग किया जाता है, खास ज़रूरतों वाले बच्चे या खास ज़रूरतों वाले व्यक्ति। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिखाया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। तो देखो जो बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया गया है वो लोगों के पूर्वाग्रह हैं, जो कि गलत हैं। इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो छोटे छोटे शब्दों में है वो इन बच्चों ने अपनी भावनाएं बताई हैं, अपने विचार यहाँ पर बताए हैं। अब आगे है, यह बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। तो देखो अब ये जो बच्चे अपने विचार और भावनाएं बता रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्यों बता रहे हैं इस बारे में हमें यहाँ पर अब चर्चा करनी है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ चित्र के बारे में जब मैं बता रही थी, पर मैं दोबारा आपको बताती हूँ। चित्र 1 में जो बच्चा है वो कहता है कि लोग मेरे विषय में तरह तरह की बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। इसलिए मैं कभी उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी हो जाता हूँ। लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मेरे लिए यह नई बात नहीं है। इसके बाद दूसरे चित्र में जो बच्चा है उसकी भावना और जो विचार हैं वो यह है कि लोग उसे देखकर कहते हैं कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। यह सब बातें सुनकर उसको शर्म आती है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, लेकिन उसको इस तरह से देखा जाता है जैसे कि पता नहीं कुछ अजीब सा क्या हो, और वह इन सब चीज़ों से जो है छिप जाना चाहती है। फिर चित्र 3 में जो बच्चा है वह कहता है कि उसकी टांगें डगमगाती हैं, और टांगें डगमगाने के कारण लोग उसको इस तरह से देखते हैं जैसे कि उसका दिमाग भी डगमगा रहा हो, और लोग इस तरह से शक करते हैं कि उसका दिमाग भी सामान्य नहीं है उसकी टांगों की तरह, जबकि वह भी जो है वो दूसरे बच्चों की तरह पढ़ लिख सकता है और वो सामान्य बच्चे हैं। अब अगला सवाल है, आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए।
अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो खास ज़रूरतों वाले बच्चे हैं उन्हें सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए? तो जो भी आपकी राय है आपको क्या करना है, उसके पक्ष में यहाँ पर तर्क देने हैं। जैसे कि मैं इस बारे में सोचती हूँ कि खास ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए, क्योंकि सामान्य स्कूलों में उनकी ज़रूरतों के अनुसार सुविधाएं नहीं होती हैं और ना ही इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने तथा उनकी भावनाओं को समझने वाले विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। इसलिए इस प्रकार के बच्चों को सामान्य स्कूल के बजाय विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, या फिर सरकार को सामान्य स्कूलों में खास ज़रूरतों वाले बच्चों के अनुसार सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वह रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई लड़का या पुरुष होता है तो उनको यही बोला जाता है कि अरे वह रोते नहीं हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वह रोते नहीं। तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वह यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो हम सुन लेते हैं बचपन में कि हाँ लड़के इस तरह के होते हैं, लड़कियाँ इस तरह की होती हैं, अगर हमें उसके विपरीत देखने को मिलता है तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि नहीं, लड़कों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर लड़कियों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह का हमारा समाज या हमारे परिवार के सदस्य हमारे आगे धारणाएं रख देते हैं, हम उन्हीं के अनुसार लड़के या लड़कियों को देखना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, हम इसको करेंगे। वह कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वह बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि यह कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में से गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो केवल कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? तो इसका उत्तर है, कुछ स्वभाव मनुष्य में जन्म से ही होते हैं तथा कुछ स्वभाव वह समाज से सीखता है। लड़कियों को कोमल एवं मृदु स्वभाव समाज द्वारा सिखाया जाता है, क्योंकि समाज में यह रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियों को कोमल तथा मृदु होना चाहिए, परंतु सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं और वह रूढ़िबद्ध धारणा के अनुसार अपने आप को नहीं बनाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है।
हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग हैं। आपने भी देखा होगा कि कई बार किसी व्यक्ति को अपराधी ठहरा दिया जाता है, सोचा जाता है कि वह अपराधी है और उससे जुड़ा हर इंसान भी अपराधी है, या फिर किसी एक बच्चे को बोला जाता है कि वह बेवकूफ़ है, तो उससे जुड़े हुए उसके दोस्तों को या उसके भाई बहनों को भी बोला जाता है कि वह बेवकूफ़ है। लेकिन यह कहना या करना सही नहीं है। हर इंसान के अपने कुछ गुण होते हैं, अपनी कुछ आदतें होती हैं, अपनी कुछ क्षमताएं होती हैं जो कि दूसरों से अलग होती हैं। तो हमें उन खास गुणों की तरफ देखना चाहिए और उनके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार यह धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। अब देखो, आपने भी सुना होगा, पहले कहा जाता था कि हवाई जहाज़ को लड़कियां नहीं उड़ा सकती हैं क्योंकि उनमें उसकी काबिलियत नहीं है। अब इससे क्या होता है कि सब लोग यही सोचने लगते हैं और लड़कियों की काबिलियत पर शक किया जाता है और सोचा जाता है कि उनके अंदर यह काबिलियत नहीं है और वह इस कार्य को नहीं कर सकती। अब आगे है असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब देखो, किसी के बारे में कुछ गलत धारणा करना या किसी के बारे में कुछ गलत सोचना, किसी के बारे में बिना जाने पहचाने अपनी राय बना लेना, वो होता है पूर्वाग्रह। अब यहाँ पे इन्होंने बात करी है असमानता या भेदभाव के बारे में, और असमानता या भेदभाव इन्होंने कहा है कि जब हम कुछ गतिविधियों को करने से कुछ लोगों को रोकते हैं, कहीं पर उन्हें किसी नौकरी करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, बहुत तरह के यहाँ पे कार्य बताए हैं, तो उनको जब रोका जाता है उन सब चीज़ों को भेदभाव या फिर असमानता कहा जाता है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वह उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। तो देखो, यहाँ पे अब इन्होंने असमानता और भेदभाव के कारण बताए हैं, किस तरह से लोगों के साथ किया जाता है। यदि अगर कोई धर्म का भेदभाव किया जा रहा है तो उन्होंने उसके बारे में बताया गया है, और बताया है कि यदि किसी के पास पैसे नहीं हैं अपने ज़रूरतों के साधनों को जुटाने के लिए, तो वहाँ पर भी उनके साथ भी दोहरा भेदभाव होने लगता है। और इस तरह से जो है, जिन लोगों के साथ यह भेदभाव करते हैं, जो लोग इनको सहते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ऊपर यहाँ पर हमें कुछ बताया गया है, इसको हम पढ़ते हैं।
कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वह लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तथा शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। तो देखो, यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि जो मुसलमान लोग होते हैं वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं या फिर उनको लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं होता, लेकिन ये सही बात नहीं है। ये एक रूढ़िबद्ध धारणा थी। वो स्कूल लड़कियों को इसलिए नहीं भेज पाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो लोग गरीब होते थे। जहाँ पर शिक्षा का प्रयास किया जा रहा था, शिक्षा उनको मिल रही थी, तो वो भी अपनी लड़कियों को पढ़ाते थे। तो जिसमें हमें पता चला कि जो मुसलमान लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, उनकी गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं था, बल्कि उनकी गरीबी थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा एक सवाल है, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वह इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। यह एक सवाल नहीं है, यहाँ पे हमें एक शब्द के बारे में बताया गया है, वो शब्द है दलित। और ये जो शब्द है वो जो नीची जातियाँ होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो वो लोग होते हैं वह उनके लिए पहले अछूत शब्द इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन लोगों को अछूत शब्द से ज़्यादा जो है यह दलित शब्द पसंद करते हैं अपने लिए इस्तेमाल करना। इसके बाद यहाँ पर दलित शब्द का मतलब बताया गया है। तो दलित का मतलब होता है दबाया गया या फिर कुचला गया। और दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को, यानी कि जो नीची जाति के लोग हैं, उनको दबा कर रखा है। और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो यानी कि सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक अलग वर्ग बना रखा है जिसको कि कहा जाता है अनुसूचित जाति। अब अभी हम इस अध्याय को यहीं पर ख़त्म करते हैं, जो कि है विविधता एवं भेदभाव। आगे का अध्याय यानी कि भेदभाव का सामना करने पर क्या होता है, क्या महसूस होता है, किस तरह सामना किया जाता है, हम पढ़ेंगे हमारी अगली कक्षा में। तब तक आप हमने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, उसको अच्छे से दोहराइए। और मिलते हैं हम विविधता एवं भेदभाव के अगले विषय के साथ अगली कक्षा में। हेलो छात्रों, अब हम हमारा अध्याय विविधता एवं भेदभाव को आगे पूरा करते हैं और हमें इसे शुरू करना है भेदभाव का सामना करने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी ने भेदभाव का सामना किया तो उसके साथ क्या हुआ। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है।
इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। तो देखो, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर कोई जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए, यानी कि अपने जीवन के साधनों को जुटाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। अब उनके काम पर यह तय किया जाता है कि उनका दर्जा जो है वो ऊपर है या फिर नीचे है। यानी कि यहाँ पर देखो बताए गए हैं बहुत सारे काम, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती और बुनाई। अब इन कामों में क्या होता है कि कुछ कामों को दूसरे काम के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और कुछ कामों को कम महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, इन कामों को जो है समाज में बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। अब जाति व्यवस्था जो है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है और जाति व्यवस्था में लोगों ने जो है वो एक तरह की सीढ़ी बनाई गई है। उस सीढ़ी में क्या होता है कि कोई एक जाति जो है दूसरी जाति के ऊपर होती है और कोई एक जाति दूसरी जाति के नीचे होती है। अब जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रख लिया, यानी कि अपने आप को उच्च जाति का मान लिया है, वो उसको उत्कृष्ट या ऊंची जाति कहा जाता है। और जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया है, यानी कि सबसे नीचे रखा गया है, तो उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। अब जाति प्रथा के नियम जो हैं वो एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हीं ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्हें तथाकथित अछूतों को वंचित रखा गया। अब देखो, जिन लोगों के काम को गंदा या अपवित्र माना जाता था उन लोगों को बहुत सारे अधिकारों से जो है वंचित रहना पड़ा। उनको जो ऊंची जाति के लोग थे उनके घर नहीं घुसने दिया जाता था, उनको कुएं से पानी नहीं लेने देते थे, यहाँ तक कि उन्हें मंदिर में भी नहीं घुसने दिया जाता था। और जो ऊंची जाति के लोग, या स्कूलों में भी इन लोगों ने यह भेदभाव दिखाया कि जो अछूत जाति के लोग थे या नीची जाति के लोग थे वो ऊंची जाति के लोगों के साथ स्कूल में एक साथ नहीं बैठ सकते थे। तो इस तरह से वह बहुत सारे अधिकारों से वंचित रह गए थे। अब यहाँ पे हमें सवाल दिया गया है, रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? तो रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? उत्तर, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और जब इन रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार लोगों के साथ अलग तरह का व्यवहार करने लगते हैं तो इसे हम भेदभाव कहते हैं। फिर आगे है, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? इसका उत्तर है, जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे दुख होता है, उसे अच्छा नहीं लगता है तथा वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है। उसका आत्मसम्मान कमजोर हो जाता है, वह दूसरों से अपने आप को छोटा तथा कमजोर समझने लगता है। वह अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाता है और अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगता है। आप इस चीज को देखो, आप ही सोचिए, अगर आपके साथ कोई भेदभाव करे, आपको लोगों से कोई अलग समझे, लोगों के सामने नीचा दिखाए तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं,
अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वह केवल 9 साल के थे। वह महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वह हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता ही है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा, वह भौंचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वह अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थीं। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को भी तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब देखो, यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि डॉक्टर भीमराव के साथ जो एक घटना हुई थी, लेकिन ऊपर आप देखोगे एक जगह पर हमें इस बारे में बताया गया है। एक तालिका दी गई है जहाँ पे डॉक्टर भीमराव जी के बारे में बताया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956, यानी कि 1891 में उनका जन्म हुआ और 1956 में उनकी मृत्यु हुई, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनको कैसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के पिता से जाना जाता है और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वह खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिससे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया।
उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि डॉक्टर भीमराव के साथ जो है बहुत ही उन्हें बहुत सामना करना पड़ा था, बहुत ही भेदभाव हुआ था, बहुत असमानता का व्यवहार उनके साथ किया गया था, क्योंकि वो एक दलित जाति से थे। उनके परिवार को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, उन्हें स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपने परिवार के अधिकारों के लिए और अपनी जाति के लोगों के अधिकारों के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें वो काफ़ी हद तक जो है सफल भी हुए। अब इसीलिए उन्होंने यहाँ पे हमें ये एक छोटी सी कहानी बताई है जो कि भीमराव अंबेडकर के साथ हुई थी जब वह अपने भाइयों के साथ अपने पिताजी से मिलने गए थे। अब यहाँ पर इस कहानी से जुड़े हुए कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्यों? तो इसका जवाब है, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ीवान उन्हें ले जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि गाड़ीवान को पता चल गया था कि बच्चे महार जाति से संबंधित है। महार जाति को उस समय बंबई प्रांत में अछूत माना जाता था, तो इसलिए गाड़ीवान यह सोच रहे थे कि उनकी गाड़ी या फिर वह लोग भी गंदे या अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए वह पैसे लेने को तैयार नहीं थे। पैसों के कीमत लेकर भी वह उन लोगों को ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब अगला सवाल है, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? तो इसका जवाब है, स्टेशन पर जब स्टेशन मास्टर को डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों की जाति के विषय में मालूम हुआ तो स्टेशन मास्टर का व्यवहार ही बदल गया तथा गाड़ी वालों ने दुगना पैसा देने पर भी ले जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार स्टेशन पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। अब अगला सवाल है, महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका जवाब है, अंबेडकर के साथ यह घटना उनके बचपन में घटी थी, इसलिए उस समय इस घटना का कारण उनको समझ में नहीं आया होगा, परंतु उन्हें बहुत गहरा दुख पहुंचा होगा। अब देखो, उनको इस चीज का पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उन्हें यह दिख रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस वजह से वह बहुत परेशान थे कि लोग ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं ले जा रहे हैं, उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यह सब देखकर जो है उनको बहुत ही गहरा दुख पहुंचा होगा। अब अगला सवाल है, क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या कभी किसी ने आपके बारे में कोई पूर्वाग्रह या फिर कोई राय बनाई है जो कि आपके अंदर नहीं है उस बारे में। तो आपको वो सोचना है, वो लिखना है। दूसरा, यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि क्या आपने कभी दूसरों के साथ भेदभाव या असमानता का व्यवहार होते हुए देखा है? तो उस समय पर जब किसी ने आपके साथ पूर्वाग्रह यानी कि आपके बारे में कोई गलत राय बनाई, तब आपको कैसा महसूस हुआ? और जब आपके सामने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा था या असमानता का व्यवहार हो रहा था तो आपको कैसा महसूस हुआ, वो आपको यहाँ पर करना है। तो इसका जवाब आप लोग खुद करेंगे अपनी जानकारी की मदद से या फिर अपने अनुभव के हिसाब से आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से
एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। तो देखो, अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमें सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई इस तरह का व्यवहार करे जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है, हमें गलत नज़रों से देखा जाए, हमें पानी ना पीने दिया जाए, किसी जगह पर हमें ना जाने दिया जाए, किसी सुविधा का उपभोग ना करने दिया जाए, तो हमें कितना बुरा लगेगा। फिर इन्होंने कहा है कि इस कहानी से हमें ये बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल साफ तरीके से पता चल गया है कि जाति पर आधारित जो भेदभाव है वो सिर्फ दलितों की गतिविधियों से ही वंचित नहीं रखता, यानी कि वो सिर्फ गतिविधियों से ही वंचित नहीं रह जाते, बल्कि उनको अपमान भी सहना पड़ता है, उनको बाकी लोगों के बराबर आदर और सम्मान भी नहीं मिलता है इस जातिवाद भेदभाव के कारण। अब आगे है समानता के लिए संघर्ष। तो देखो, जब कोई समानता चाहता है अपने साथ, कि उसके साथ समानता का व्यवहार हो, उसके साथ बराबरी का व्यवहार हो, सामान्य व्यवहार हो, तो उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह के संघर्ष के बारे में बात की गई है। ब्रिटिश शासन यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातियों लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो देखो, अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष था, दलितों के लिए भी संघर्ष था, औरतों के लिए, जनजातीय लोगों के लिए और किसानों के जीवन के लिए, जो कि गैर बराबरी का अनुभव कर रहे थे, उन सभी के खिलाफ इसमें लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थीं। जैसे कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दर की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो देखो, यहाँ पे जो है बताया गया है कि किस तरह के संघर्ष थे। दलितों ने अपने मंदिर जाने के लिए संघर्ष किया, महिलाओं ने अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया, किसानों ने और दलितों ने अपने आप को, जो ऊंचे जमींदार थे, जो अमीर जमींदार थे, उनकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया और जो हम सभी को एक भारतीय रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत और अपराध की तरह देखा जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को जो है एक अपराध की तरह देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये छुआछूत या अस्पृश्यता या भेदभाव जो है वो एक अपराध ही है। अगर हम किसी को किसी भी सुविधा से वंचित रख रहे हैं, उसके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं, उसको कहीं भी आने जाने से रोक रहे हैं, तो यह एक तरीके का अपराध ही माना जाएगा। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां भी सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं।
इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है कि वह गरीब और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। अब देखो, आपने भी देखा होगा, अब जो है सभी महिलाओं को जो शिक्षा पाना चाहती हैं वह अपने रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकती है। उन पे कोई दबाव नहीं डाला जा सकता कि उन्हें नहीं पढ़ना है या वह नहीं पढ़ सकती हैं। सभी को पढ़ने का पूरा अधिकार मिल रहा है। इसके बाद जाति के अनुसार नौकरी मिलना यह भी अब बंद हो चुका है। सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार अपनी पसंद के कार्य को कर सकते हैं। जहां वे नौकरी करना चाहते हैं वहां वे नौकरी कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार को भी कहा गया कि वह इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए जो है विशेष कदम उठाए, और सरकार ने इसके लिए बहुत कार्य करे भी हैं। अब यहाँ पर सवाल है, दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के अन्य कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? तो इसका उत्तर है, दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे नंबर 1, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव। नंबर 2, भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव। नंबर 3, स्त्रियों के साथ भेदभाव। नंबर 4, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के साथ भेदभाव। नंबर 5, गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के साथ भेदभाव। तो देखो, हमें दलित के अलावा बताना था, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है वो, दूसरा जो भाषा के आधार पर भेदभाव हम देखते हैं वो, तीसरा जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं उनके साथ होने वाला भेदभाव, और नंबर 4 हमने देखा स्त्रियों के साथ भी जैसे भेदभाव होता है, और नंबर 5 हमने देखा गरीब तथा आर्थिक रूप से जो कमजोर समुदाय होते हैं उनके साथ होने वाला भेदभाव। फिर अगला सवाल है, उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो इसका उत्तर है, खास जरूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को अपने साथ खाना ना खिलाना। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति से बात ना करना। नंबर 3, ऐसे व्यक्ति को अपने पास ना बैठने देना। नंबर 4, ऐसे व्यक्ति को परिवार से अलग रखना। नंबर 5, ऐसे व्यक्ति से अपमानजनक भाषा में बात करना। नंबर 6, ऐसे व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि संविधान के जो लेखक हैं उन्होंने विविधता की इज्जत करी है और उन्होंने इस चीज़ को जो है बहुत ही मूल्यवान माना है और समानता को सुनिश्चित किया है। इसके अलावा जो है उन्होंने यह निश्चित किया है कि भारत में जितने भी तरह के धर्म हैं, जितने भी तरह के लोग हैं, वह अपने धर्म को अपनाएं, अपने धर्म को ही चलाएं, उसका पालन करें, अपनी भाषा बोलें, अपने धर्म के अनुरूप अपने पहनावे को, रहन सहन को रखें और इस चीज़ के लिए उन्हें किसी भी तरह से बाध्य नहीं होना है। वो स्वरूप है, वह अपने धर्म के अनुरूप रह सकते हैं, जिस तरह से वे चाहते हैं उस तरह से रह सकते हैं। अपने रहन सहन पे या जाति में या धर्म में या खान पान में किसी के अनुरूप उनको बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं अपनी जाति या धर्म का पालन करने के लिए।
अब यहाँ पर देखो हमें एक फ़ोटो दिखाई गई है और जिसके नीचे लिखा है भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य। तो देखो यहाँ पर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था उसके कुछ सदस्यों की फ़ोटो यहाँ पर दिखाई गई है। अब आगे है, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। अब देखो इन्होंने जिस तरीके से हमें बताया है कि संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, यानी कि लोगों की स्वतंत्रता पर, लोगों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने पर, कि वह अपने धर्म का पालन करें, अपनी जाति को माने, किसी भी तरह से वह किसी से छोटे नहीं हैं या दलित नहीं हैं, उनको सभी पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए बात की गई है संविधान में। लेकिन जब हमने यह पाठ पढ़ा तो हमें यह पता चला कि आज भी जो है असमानता का व्यवहार हमें देखने को मिलता है। और समानता एक वो मूल्य बताया गया है जिसके लिए लोगों को निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा, जिसके लिए निरंतर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनके लिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ेगा उनको, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि इन सब को नहीं मानते हैं या फिर वो समानता का व्यवहार नहीं करते हैं। अब यहाँ पर नीचे हमें देखो भारत का संविधान जिसकी की एक फ़ोटो दिखाई गई है और उसमें लिखा हुआ है उद्देशिका। फिर लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। तो देखो इस संविधान को पूरा पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है लोगों के जाति, धर्म, काम करने, उनके साथ व्यवहार होने, सभी तरह से उनके अधिकारों के सब चीज़ के लिए स्वतंत्रता और समानता के लिए यहाँ पर बात की गई है। और यह संविधान कब बना है तो उसकी भी हमें यहाँ पे तारीख दी गई है जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी, जिसके नीचे लिखा है संविधान का पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। अब आगे यहाँ पे हमारे पाठ के कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं तो जिसके हम उत्तर देंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए, रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें बाएं तरफ कुछ कथन दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, दाएं तरफ के कथनों से उनको मिलाना है, उनका मेल करना है। यह हमें रूढ़िबद्ध धारणाएं दी गई हैं और उनको किस तरह से चुनौती दी गई है वो हमें बताना है। तो जैसे हमें बाएं तरफ के कथन दिए गए हैं, क 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके हमें बताना है। फिर ख दिया है, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर। ग है, संसार के सबसे तेज धावकों में घ, वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका। अब यहाँ पे हमें दाएं तरफ वालों से मिलान करना है, जिसमें नंबर 1 पर दिया है दमा का पुराना मरीज है। नंबर 2, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। नंबर 3, अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। फिर नंबर 4, पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो हम इसका मिलान करेंगे, क का मिलान करेंगे हम नंबर 3 से, यानी कि क 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और
उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। अब ख का हमें मिलान करना है। तो ख है, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर, इसका मिलान हम करेंगे नंबर 4 से, पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया। अब हम ग का मिलान करेंगे। तो ग पर है, संसार के सबसे तेज धावकों में से एक, इसका मिलान होगा नंबर 1 में, दमा का पुराना मरीज है। अब है घ, वह बहुत ही अमीर नहीं थी लेकिन उसका, नंबर 2 से मिलान करेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। अब हम करते हैं प्रश्न 2। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो आपने भी देखो ये पहले सुना होगा कई बार कि जो लड़कियां होती हैं वो माँ बाप के लिए बोझ होती हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि यह क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है। तो ये जो रूढ़िबद्ध धारणा है एक लड़की के जीवन को किस तरह से प्रभावित करनी है, हमें उसके 5 प्रभावों के बारे में यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर है, जब रूढ़िबद्ध लोग यह सोचते हैं कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है तो यह धारणा निम्नलिखित प्रकार से एक लड़की के जीवन को प्रभावित करती है। नंबर 1, लड़की अपने आप को परिवार पर बोझ समझने लगती है जिससे वह हमेशा परेशान रहती है। नंबर 2, लड़की को परिवार में उचित प्यार तथा स्नेह नहीं मिलता है। नंबर 3, लड़की के पालन पोषण तथा खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। नंबर 4, लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। नंबर 5, लड़कियों के बीमार होने पर उचित इलाज नहीं कराया जाता है। तो देखो हमने देखा कि इस रूढ़िबद्ध धारणा की वजह से लड़कियों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। अब है तीसरा प्रश्न, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? तो इसका उत्तर है, भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकारी नौकरियों में भी सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने और अपने त्योहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों को बराबर महत्व तथा सम्मान प्रदान करेगी। और सभी लोगों में समानता होना जरूरी क्यों है? यह इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के मजबूत होने में समानता का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमारे देश में समानता का अधिकार होगा या समानता का व्यवहार होगा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति या फिर हर तरह की स्थिति जो है वो बहुत ही मजबूत होगी। अब हमारा अगला सवाल है, कई बार लोग हमारी उपस्थिति में पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हमें कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि दी गई परिस्थिति में वह क्या करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, अब इन्होंने सबसे पहले क्या कहा है कि आपने भी देखा होगा कि कई बार आपके सामने आपके लिए या आपके दोस्त के लिए या अपने परिवार वालों के लिए कुछ लोग इस तरह के पूर्वाग्रह या राय बना लेते हैं जो कि आपको पसंद नहीं आती है। अब ऐसे में क्या होता है कि आप उसका विरोध करना चाहते हो लेकिन विरोध नहीं कर पाते हो क्योंकि एकदम से उनके सामने कुछ कहना जो है वो मुश्किल भी पड़ता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, यह कार्य आप खुद करेंगे। आपकी कक्षा में जो भी बच्चे हैं उनको आपको 2 समूहों में बांटना है और फिर देखना है कि प्रत्येक समूह जो है इस परिस्थिति में क्या करता है, इस पर आपको चर्चा करनी है। अब यहाँ पे आपको परिस्थितियां दी गई हैं तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कहा गया है,
गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है। तो देखो जो दो समूह बनाए गए हैं उसमें क्या करना है, दोनों समूहों को बताना है, अपनी भावनाएं बतानी है, उन्होंने कैसा महसूस किया वो बताना है कि यदि उनके सामने उनके सहपाठी को या उनके दोस्त को गरीब होने के कारण कोई चिढ़ा रहा हो। दूसरा है, आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रस्त टिप्पणी करता है। अब मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ बैठकर टेलीविजन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और कोई एक सदस्य जो है किसी धर्म के प्रति या किसी धर्म के लिए कुछ टिप्पणी करता है, तो आपको कैसा लगता है वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर है ग, आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि वह गंदी है। अब देखो इस परिस्थिति में वह दोनों समूह क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर है घ, किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। तो आपने भी पहले कई बार हुआ होगा कि किसी समुदाय को लेके कई तरह के चुटकुले बनते हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है या फिर जो दूसरा समूह है उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर आपको चर्चा करनी है। फिर है 5वां कथन, लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। अब आपके सामने अगर मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और वो बोले कि लड़कियां आपकी तरह नहीं खेल सकती या फिर लड़कियों में आपके बराबर काबिलियत नहीं है, तो आपको उस पर कैसा लगेगा वो यहाँ पर आपको व्यक्त करना है, लिखना है। अब नीचे आपको कहा गया है, उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूहों ने कैसा बर्ताव करने की बात की है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। साथ ही इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इस पर भी बातचीत कीजिए। तो देखो जितनी भी यहाँ पर परिस्थितियां हैं उसमें अलग अलग समूहों में कैसा बर्ताव करने की बात की है, यानी कि उन्होंने कैसा महसूस किया है उस बारे में बात की है, उस बारे में आपको यहाँ पर अपनी कक्षा में चर्चा करना है। और इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है उस पर भी आपको बातचीत करनी है। अब यहाँ पर जो हमारा ये अध्याय 2 है, विविधता एवं भेदभाव, जिसमें कि हमने विविधता के बारे में पढ़ा, यानी कि भिन्नताओं के बारे में पढ़ा, धर्म में भिन्नताएं, रहन सहन में भिन्नताएं और खाने पीने में भिन्नताएं, जाति धर्म तरह तरह के लोगों के बारे में हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा भेदभाव के बारे में कि किस तरह से लोगों में जाति को लेकर, धर्म को लेकर, रहन सहन को लेकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस पाठ में जो है, इस अध्याय में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब आपका कार्य है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से दोहराना है, अच्छे से समझना है। जो इसमें सवाल दिए गए हैं आप उनको पढ़िए और उनके उत्तरों को करिए। अब हम लोग यहाँ पे हमारी कक्षा को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ।